हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। नमस्कार। कटारे इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकेश कटारे। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग को। अभी अभी लोकसभा के इलेक्शन समाप्त हुए हैं। निर्वाचन आयोग से जुड़े हुए प्रश्न आने की संभावना प्रीलिम्स में भी है, मुख्य परीक्षा में भी है, तो उसको हम देख लेते हैं। ओके, प्रीलिम्स में आर्टिकल भी पूछ सकते हैं, कुछ आर्टिकल भी याद कर लेना यहाँ पर आप लोग। ओके, और न्यायपालिका, तो उसमें जो विधायिका के सदस्य हैं वो जनता के द्वारा चुने जाएंगे और वो कार्यपालिका के रूप में काम करेंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। किसको दी गई है ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी? ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है निर्वाचन आयोग को, इलेक्शन कमीशन को। तो इलेक्शन कमीशन इस अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करता है। इसके लिए संविधान में प्रावधान भी किए गए हैं। भारतीय संविधान अगर हम देखते हैं तो उसमें आर्टिकल नंबर 324 से लेके 329 तक निर्वाचन आयोग संबंधित जो प्रावधान है वो डिटेल में दिए गए। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं कि निर्वाचन आयोग का संरचना, इसकी स्ट्रक्चर उसको देख लेते हैं। इस बार इसमें परिवर्तन भी हुआ है और अभी हमने देखा है कि बड़े आरोप लगाए थे विपक्ष ने निर्वाचन आयोग के ऊपर, तो इसलिए प्रश्न पूछे जाने की संभावना। हमारा संविधान जो उसमें संविधान में निर्वाचन आयोग के संबंध में प्रावधान है कि इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और राष्ट्रपति के द्वारा समय समय पर अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। ठीक, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं, अपॉइंटेड बाय राष्ट्रपति होते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब ये ध्यान रखना यहाँ पर कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त तो किए जाते हैं, मगर वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए थे। उन निर्देशों के हिसाब से इनका कैसे चयन होगा, तो एक समिति व्यवस्था भी अपनाई गई है, वो भी हमें इस बार याद रखनी पड़ेगी, है ना? ठीक है, तो निर्वाचन आयुक्त हो गए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गए, अन्य निर्वाचन आयुक्त हो गए, इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ साथ फिर यहाँ रीजनल कमिश्नर्स भी होते हैं, यानी क्षेत्र आयुक्त जिन्हें कहते हैं। उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन किससे? भारतीय निर्वाचन आयुक्त या भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से करेगा। वो भी यहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं। अब इनके जो सेवा शर्तें हैं, इनका सब निर्धारण कौन करता है? तो ये सब राष्ट्रपति करेगा। और राष्ट्रपति के संदर्भ में हम ये जानते हैं कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करता है। यानी यहाँ पर अर्थ ये निकलता है कि संसद इसके लिए समय समय पर जो कानून बनाएगी, उसी कानून के तहत उनकी सेवा शर्तें और वो सारी चीजें निर्धारित की जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी डिसीजन दिया था उसके परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों संबंधी एक अधिनियम है 2023। तो भारत का राष्ट्रपति इसमें क्या करेगा? 3 सदस्यीय चयन समिति एक बनाई जाती है, उनकी सिफारिश के हिसाब से काम करेगा। तो प्रश्न यह बन जाएगा कि जो 3 सदस्यीय चयन समिति बनाई जाती है उसमें कौन सदस्य होता है या कौन सदस्य नहीं होता है? तो वो आप देख लेते हैं कि उसमें एक तो भारत का प्रधानमंत्री होगा, दूसरा प्रधानमंत्री के द्वारा नॉमिनेटेड कोई मिनिस्टर हो जाएगा केंद्रीय स्तर का, और लोकसभा में विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन। अब लीडर ऑफ अपोजिशन के संदर्भ में भी हमें ये ध्यान रखना है कि विपक्ष का नेता जो है लोकसभा में, इसके लिए जीएमसी वाल योगी लोकसभा अध्यक्ष थे, तो उनके समय नियमों का निर्धारण किया गया था कि यह जो पद है उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी होगा विपक्ष की, और कम से कम उसके पास 10% सदस्य संख्या होगी कुल सीटों का। तो लोकसभा में पहले 545 सीट होती थी, तो इसका मतलब है 55 सदस्य होंगे तो लोकसभा में विपक्ष का नेता वह बनेगा। अब 2014 में विपक्ष का नेता कोई नहीं था, 2019 में विपक्ष का नेता कोई नहीं था, क्योंकि इन दोनों ही कार्यकाल में यानी दोनों लोकसभा में 15वीं और 16वीं के समय
कांग्रेस को यहाँ 44 सीटें मिली थी, जो कि कम है। दूसरी बार कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी थी तब 52 सीटें मिली थी। अभी वर्तमान में 2024 में जो चुनाव हुए हैं वहां पर किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत तो नहीं मिला है। अलायंस के रूप में जो एनडीए है उसको बहुमत मिला है, और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस जो है उसके पास 99 सीटें हैं। तो इस बार 10 साल के बाद हमें लीडर ऑफ अपोजिशन देखने को मिलेगा। लीडर ऑफ अपोजिशन का जो पद है उसको वही सारी सुविधाएं मिलती हैं जो केंद्रीय मंत्री को मिलती है। तो ये एक कमेटी बनाई जाएगी, लेकिन ये जो समिति अभी बनाई गई थी, क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो थे लेकिन अन्य निर्वाचन आयुक्त उस समय नहीं थे, 2 पद जो थे वो खाली थे। तो हमने देखा कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और उनके द्वारा नामित मंत्री तो था, विपक्ष का नेता नहीं था, लेकिन यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी को रखा गया था। वो विपक्ष के नेता थे, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, लेकिन उनको भी ये दिया गया था। कंट्रोवर्सी भी यहाँ देखने को मिली थी। अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि हमारे सामने पहले तो 200 नाम थे, फिर बाद में 5-6 नाम ही रख दिए गए थे। स्क्रूटनी किस प्रकार से हुई थी वो सारी बातें, कुछ राजनीतिक कारण भी होते हैं और कुछ सत्ता पक्ष वाली बातें भी रहती है। तो यहाँ हम थ्योरी की बात करेंगे कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, यानी जो 3 सदस्य हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त, उनकी नियुक्ति के संबंध में अभी 2023 में जो अधिनियम बना है, तो एक समिति उन नामों का चयन करेगी। वो नाम राष्ट्रपति को दिए जाएंगे, राष्ट्रपति उसके आधार पर नियुक्ति करेगा। इस समिति का मुखिया प्रधानमंत्री, उनके द्वारा नामित कोई केंद्रीय मंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। ठीक है, और समझ लो। अब यहाँ क्या होता है कि कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समिति और बनाई जाती है, कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में। वो निर्वाचन आयुक्त बनाने के लिए उन नामों का चयन करेगी, खोजबीन करेगी, है ना। तो ऐसी जो कमेटी है वो 5 नाम देती है। अब ये चयन समिति जो है वो 5 नाम देती है। उसके बाद फिर जो अभी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी वो उनमें से नाम फाइनल कर लेती है। अगर 1 पद की नियुक्ति की जानी है तो 1 करेगी, 2 की जानी है तो 2 का करेगी, है ना। तो ये 2023 में इस प्रक्रिया में बदलाव लाया गया था, तो ये आप लोग ध्यान रखें। दूसरी बात, निर्वाचन आयुक्त जो है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त, तो इनके सदस्यों का कार्यकाल क्या होगा, कितने वर्ष तक रहेंगे। चूंकि निर्वाचन आयोग जो है उसे स्वतंत्र बनाने के लिए प्रयास किए गए हैं, तो इनकी सेवा शर्तें, इनकी स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर निर्वाचन आयोग अधिनियम 91 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र, जो भी पहले हो। अगर कोई व्यक्ति 60 वर्ष की उम्र में निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनता है तो वह 65 में रिटायर हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति 55 में बनता है तो वह 61 में रिटायर हो जाएगा। यहाँ 6 साल का ड्यूरेशन पहले हो रहा है, यहाँ 65 साल की उम्र पहले हो रही है। ठीक, अब ये तो रहा इनका कार्यकाल। कार्यकाल के साथ साथ यहाँ ये भी ध्यान देना है कि ये लोग रिजाइन भी कर सकते हैं। अब रिजाइन कर सकते हैं, रिजाइन किसको करेंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं वो राष्ट्रपति को, क्योंकि इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जा रही है। ऐसा नहीं कि वो प्राइम मिनिस्टर को लिखेंगे या अन्य निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपना इस्तीफा देगा, राष्ट्रपति के नाम से संबोधन लिख करके वो रिजाइन कर सकते हैं। कार्यकाल समाप्त हो गया, रेजिग्नेशन हो गया। होता है कि इनको पद से हटाया भी जा सकता है क्या, हाँ, इनको इनके पद से हटाने के लिए भी प्रावधान किए गए। जैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाने के लिए वही प्रक्रिया अपनाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए अपनाई जाती है, और उसके लिए आधार वही है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, साबित कदाचार, इसके आधार पर हटाते हैं। तो इसके लिए प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए क्या होती है कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया को अपनाते हैं ना, तो उसी आधार पर संसद के दोनों सदनों से उन्हें प्रस्ताव पारित किया जाएगा और हटाया जाएगा। और आधार क्या रहेगा, कदाचार या अक्षमता, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, किसी भी आधार पर इन 2 में से हटा सकते हैं। नियुक्ति हो गई, राष्ट्रपति करता है। नामों का चयन कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समिति वो करती है, और उसके बाद प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन उन नामों को फाइनल करती है, राष्ट्रपति को देती है, राष्ट्रपति उस आधार पर नियुक्त कर देता है। आगे देखते हैं, निर्वाचन आयुक्त और क्षेत्रीय आयुक्त जो रहते हैं उनको कैसे हटा सकते हैं।
है ना। तो अन्य निर्वाचन आयुक्त या क्षेत्रीय आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर उनके पद से हटाया जा सकता है। यहाँ पर महाभियोग जैसी कोई प्रक्रिया नहीं है ना। तो ध्यान रखना है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद को तो यहाँ पर काफी अधिक हटाने की दृष्टि से थोड़ा अलग रखा गया है, लेकिन क्षेत्रीय निर्वाचन आयुक्तों को ऐसी कोई सुविधा नहीं दी गई है। इनको वेतन भत्ते ये सब, तो ये ध्यान रखने वाली बातें होती हैं कि ये जो संवैधानिक पद है इनके बारे में हम हमेशा ये पढ़ते हैं कि इनके वेतन भत्तों में अलाभकारी ढंग से कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो इनके लिए सेवा शर्तों संबंधी जो अधिनियम है वो निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्य संचालन अधिनियम 91 में बना। तो उसके आधार पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को वही सब वेतन भत्ते और सेवा शर्तें हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज, यानी भारत की संचित निधि से इनको वेतन दिया जाएगा। अलाभकारी ढंग से परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं उनमें अंतर क्या है, बेसिकली क्या किसी के पास शक्तियां ज्यादा हैं। तो इस अधिनियम में ये लिखा हुआ है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त दोनों, इन तीनों की शक्तियां बराबर है। इनके वेतन भत्ते भी समान है, किसी को ऐसा नहीं है कि ज्यादा मिलेगा कुछ भी होगा, है ना। सिर्फ ये समझ लो आप कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त जो है निर्णय यहाँ पर किस आधार पर लिए जाते हैं, ये सारे निर्णय मेजॉरिटी के बेस पर लिए जाते हैं, बहुमत के आधार पर। एक तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर किसी कार्य को करना चाहता है और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो उससे सहमत नहीं है, तो फिर चीफ इलेक्शन उस काम को नहीं कर सकता, क्योंकि मेजॉरिटी यहाँ इनके पास हो गई है। तो आयोग के सारे निर्णय जो है बहुमत से लिए जाते हैं, ये भी यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो एक तरीके से मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो उस आयोग का अध्यक्ष है, बाकी सारे उसको अधिकार, सारी सुविधाएं, सारी शक्तियां दूसरों के समान ही मिलती है। अब आ जाते हैं निर्वाचन आयोग के कार्य क्या है। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है वो मुख्य परीक्षा को बहुत ज्यादा सूट करेगा और उसी में पूछे जाने की संभावना होती है। तो निर्वाचन आयुक्त के या निर्वाचन आयोग के कार्य हम हेडिंग 3 बना लेंगे। 3 हेडिंगों के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। प्रशासनिक कार्य, दूसरी तरफ फिर ऐसे ही इसके सलाहकारी कार्य होते हैं, और तीसरा आता है जिसे हम बोलते हैं अर्ध न्यायिक क्वासी जुडिशियरी संबंधी कार्य। तो इन तीनों कार्यों को हम एक एक करके देख लेते हैं। प्रशासनिक कार्य, तो अब प्रशासनिक कार्यों में आता है कि निर्वाचन आयोग क्या करता है कि संसद के परिसीमन आयोग के अधिनियम के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाओं का निर्धारण करता है। ये क्या है, अभी जैसे हमने देखा लोकसभा की सीटों की संख्या है 523, जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, इनकी सदस्य संख्या में भी वृद्धि होना चाहिए। तो इसके लिए जब जनगणना होती है हर 10 साल के अंतराल पर, तब परिसीमन आयोग बनाया जाता है, और वो जो परिसीमन आयोग है वो सिफारिश करता है, और उसके आधार पर ये क्या करते हैं, अपने संसदीय क्षेत्रों का विस्तार भी कर सकते हैं। अभी एडजस्टमेंट भी कर लेते हैं कि कभी आपने देखा कि एक तहसील या ये गांव इस संसदीय क्षेत्र में था, अगली बार वहां पर हो गया, तो उन सब का निर्धारण निर्वाचन आयोग करता है। ये कैसा काम है, ये प्रशासनिक कार्य। मतदाता सूचियां तैयार करता है, हर बार आप देखते हैं अपडेशन किया जाता है, समय समय पर इनको रिवाइज करते हैं, पुनरीक्षण करते हैं। वे लोग जिनकी उम्र आज 17 साल है, 1 साल बाद वो 18 साल के हो जाएंगे, ठीक है, तो उनका नाम भी मतदाता सूचियों में होना चाहिए। तो उन सब का रजिस्ट्रेशन करना, अपडेट करना। वे लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए स्थायी रूप से, तो उनका नाम अब नई जगह जोड़ा जा रहा है, तो पुरानी जगह से हटाना। जिनका निधन हो चुका है, जिन्होंने नागरिकता छोड़ दी है, तो वो सब अपडेशन का कार्य भी निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन आयोग के द्वारा इलेक्शन कब कराए जाएंगे, यानी पूरा का पूरा इलेक्शन संबंधी उसकी डेट का डिक्लेरेशन, कब नामांकन फॉर्म जमा होंगे, है ना, वो सारा सब कुछ यही डिसाइड करता है। इसके ऊपर कोई दबाव नहीं होता है। नामांकन पत्र जो भरे जाते हैं उनकी जांच करना, और नाम वापसी के लिए समय तय करना, है ना, कब मतदान होगा, वो सब। अभी हमने देखा था कि लोकसभा का मतदान लगभग 2 महीने तक चला। भीषण गर्मी भी अभी हो गई थी, मतदान का प्रतिशत भी कम रहा। कई जगह पर हमें देखने को मिला कि एक राज्य में एक ही फेज में निर्वाचन हो गए, और कई जगह हमें देखने को मिला कि एक ही राज्य में 3 फेज 4 फेज तक भी निर्वाचन चला।
तो इसको लेकर के हम कहीं कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकते कि ऐसा निर्वाचन आयोग ने क्यों किया, ये अपने हिसाब से डिसाइड करता है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करेगा कि कौन सा राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनेगी, कौन सी प्रादेशिक स्तर की है, तो ये उनको मान्यताएं देने के लिए नियम बने हुए हैं। वो टोटल जो वोट रहते हैं उसका परसेंटेज, वो सब बातें आ जाती हैं ना। तो ये चुनाव चिन्ह कौन सा रहेगा, अभी महाराष्ट्र में शिवसेना में फूट पड़ गई थी, 2 गुट एक बने थे, एक उद्धव ठाकरे के साथ चला गया, एक वहां पर एकनाथ शिंदे के साथ चला गया था। तो वहां पर हमने देखा कि असली शिवसेना अभी एकनाथ शिंदे वाली को बताया जा रहा है, उद्धव ठाकरे को वह निशान प्रयोग करने की अनुमति नहीं मिली। ऐसे ही शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार के बीच में भी एनसीपी को लेकर के भी विवाद चला। तो वो चुनाव चिन्ह किसके पास रहेगा, ये निर्वाचन आयोग ही तय करता है ना। प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत जब इलेक्शन होते हैं तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है। अभी आपने अगर आज का समाचार पत्र पढ़ा होगा तो अभी लोकसभा के लिए जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था वो अब विड्रॉल कर लिया गया, यानी चुनाव संपन्न हो गए। 543 सांसदों की सूची जो है निर्वाचन आयोग ने किसे सौंप दी है, राष्ट्रपति को सौंप दिया। अब राष्ट्रपति का कार्य प्रारंभ हो जाता है कि वह सरकार बनाने के लिए दलों को आमंत्रित करेगा, या तो दल स्वयं ही जाकर अपना दावा प्रस्तुत करेंगे, और अगर नहीं करते हैं तो राष्ट्रपति इसके संबंध में इनिशिएट लेगा। तो चूंकि एनडीए अभी बहुमत के नंबर उनके पास हैं तो वो अपना दावा प्रस्तुत करेंगे। ये लोकसभा का जो चुनाव हुआ था अभी जिसके परिणाम आए 4 जून को 543 सीटों के, इन परिणामों से सभी व्यक्ति प्रसन्न हैं, सबकी अपनी अपनी इसमें खुशियां हैं। यहां पर विपक्ष वो प्रसन्न है, उसके पास बहुमत नहीं है, उसके बाद भी वो खुश है। कांग्रेस की बात करें 99 सीटों के साथ वो खुश हैं, ठीक। वो उनका कहना है कि हमने जो बीजेपी थी उनको आगे बढ़ने से रोक दिया, 400 पार जो बातें करते थे उससे रोक दिया, उन्हें इस बात की खुशी। अगर हम इसी में विपक्ष में रीजनल पार्टियों की ओर चले, जैसे उत्तर प्रदेश में सपा, वो इस बात से खुश है कि हमने यूपी में बीजेपी को हरा दिया। और यहां जनता इस बात से खुश है, अधिकांश जनता, कि जो यहां पर बहुत ज्यादा एक देखने को हमें मिलता था नंबर की वजह से, बहुत सारी मोदी जी की गारंटियां, वो पार्टी की बात ही नहीं करते थे, अपनी गारंटियों की बात करते थे। महंगाई पर, बेरोजगारी पर नियंत्रण नहीं दिखाई दे रहा था। तो जनता खुश है कि अब ये बेलगाम नहीं रहेंगे, इनको समझना पड़ेगा। विपक्ष जो कमजोर हुआ करता था, विपक्ष अभी मजबूत दिखाई दे रहा है, ठीक है। निर्वाचन आयोग इसलिए खुश है क्योंकि उसके ऊपर आरोप लग रहे थे ईवीएम को लेकर कि ईवीएम हैक हो सकती है, ये हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट तक में गए थे। तो अब ईवीएम पर कोई भी यहाँ पर कुछ भी कोई उंगली नहीं उठा रहा है, वो इसलिए भी खुश है। तो सबकी अपनी अपनी खुशियां हैं, वो भी तब जब किसी भी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। तो राजनीति जो करवा दे थोड़ा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करना। इसी तरीके से रेडियो पर, टेलीविजन पर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको प्रचार करने के लिए समय, सरकारी टेलीविजन की बात करें, हम दूरदर्शन की बात करें, लेकिन वर्तमान में स्थिति ऐसी बनी है कि शहरी क्षेत्रों में दूरदर्शन देखना लगभग खत्म हो गया है। तो रेडियो तो बहुत कम लोग सुनते हैं, तो उनको कितना समय मिलेगा प्रचार के लिए, वो सब तैयार करना भी। अगर इलेक्शन, ड्यूरिंग इलेक्शन धांधली की जाती है, बूथ कैप्चरिंग की जाती है, मारपीट की जाती है, मतदान करने से रोका जाता है, या मतदान करने के लिए किसी एक दल को बढ़ावा देते हैं, तो ऐसी स्थिति में चुनाव कैंसिल करना, दोबारा से मतदान कराना, ये सारे काम निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन आयोग के पास अपने कोई कर्मचारी नहीं रहते, लेकिन निर्वाचन आयोग ड्यूरिंग इलेक्शन वो भारत सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों को अपने अंडर में काम करने के लिए राष्ट्रपति से, राज्यपाल से डिमांड करता है। तो जो कर्मचारी हैं उस समय उन पर कंट्रोलिंग का काम इलेक्शन कमीशन होता है, उनका ट्रांसफर भी करा सकता है, उन्हें सस्पेंड भी कर सकता है ना। तो ये सब कार्य भी प्रशासन के संबंध में आते हैं। इलेक्शन फ्री एंड फेयर रहें, स्वतंत्र रहें, निष्पक्ष रहें, इसके लिए जो भी चीज़ें लगेंगी, जो भी प्रशासनिक मशीनरी होगी, उन सब पर निगरानी करने का काम भी इलेक्शन कमीशन करता है ना। पुलिस की व्यवस्था, सेंट्रल फोर्सेस की व्यवस्था, ठीक है।
चुनावों के लिए राजनीतिक दल हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करना, उनका कैसा परफॉर्मेंस रहा है, इस हिसाब से उन्हें राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिलेगा या प्रादेशिक स्तर का मिलेगा या उनका दर्जा समाप्त भी हो सकता है, वो सब चीज़ें वो डिसाइड करता है। तो ऐसे कई सारे कार्य जिन्हें हम प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत लिख सकते हैं। अब आते हैं निर्वाचन आयोग के सलाहकारी कार्य, एडवाइजरी। निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति को क्या करता है, सलाह देता है। किस संबंध में? कि संसद सदस्यों की अयोग्यता संबंधी। मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने एक पर्टिकुलर पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा, जीत गया, जीतने के बाद वह दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है ना, तो ऐसी स्थिति में वह योग्य है कि नहीं है, तो इसके संबंध में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से सलाह मांगेगा, निर्वाचन आयोग उसे सलाह देगा नियमों के आधार पर। ऐसे ही विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों के संबंध में ये राज्यपाल को सलाह देता है ना। राष्ट्रपति को यह भी सलाह देता है कि राष्ट्रपति शासन लगा है अगर किसी राज्य में तो वहाँ चुनाव हो सकते हैं, चुनाव नहीं हो सकते हैं, परिस्थितियां ऐसी बनी हुई है कि इलेक्शन कराए जाने की संभावना नहीं है, राष्ट्रपति शासन को और इस आधार पर बढ़ा देते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में ऐसा रहता था, पंजाब में भी ऐसा हमें देखने को मिलता था। पंजाब से मुझे याद आया कि हमारे देश में डेमोक्रेसी, एक तरफ नारा दिया जा रहा है कि डेमोक्रेसी खतरे में है, हम संविधान बचाना चाहते हैं, हम आरक्षण बचाना चाहते हैं। देखो, आरक्षण को लेकर के मेरे कुछ मेरी कुछ अपनी व्यक्तिगत मान्यताएं हैं, मैं ज़रूर उनको शेयर करूंगा। इससे किसी की भावनाओं को अगर दुख होता है तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं अपनी तरफ से फैक्ट बताता हूं कि हमारे देश में कास्ट बेस जो रिजर्वेशन है ये सबसे बड़ी बुराई है। जाति आधारित आरक्षण तनाव का, शोषण का एक हथियार है और इसी आधार पर कई पार्टियां हैं जो आज जाति आधारित आरक्षण को खत्म नहीं करने देना चाहती। आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए। जो लोग कमजोर हैं उनकी कास्ट क्या है, कैसी भी क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कमजोर हैं तो उनकी सहायता की जाना चाहिए। खैर, आगे हम आते हैं। तो ये सलाहकारी कार्य हुए। इस ऐसे ही कुछ निर्वाचन आयोग के ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें न्यायिक कार्यों की कैटेगरी में रखा जाता है। न्यायिक कार्यों से मतलब है पूर्ण न्यायिक नहीं, वही एक तरीके से इसे अर्ध न्यायिक बोलते हैं, क्वासी जुडिशरी। अब क्वासी जुडिशरी से आशय अर्थ कैसे निकालेंगे कि देखो, जैसे एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में हम जो मुकदमे लेकर जाते हैं या वो जिन प्रकरणों की सुनवाई करता है वो सिर्फ पर्यावरण संबंधी होते हैं, इसके अलावा अन्य किसी भी मामले की वो सुनवाई नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये न्याय का काम तो करता है बट पर्टिकुलर एक सेगमेंट में, एक ही क्षेत्र में करता है, इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं, क्वासी जुडिशरी। वैसे ही यहाँ निर्वाचन आयोग भी उसी तरीके से काम करेगा कि राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चुनाव चिन्ह देना, ऐसे विवाद जो हैं तो वो निर्वाचन आयोग ही तय करता है। जैसे शिवसेना का जो विवाद था, एनसीपी का जो विवाद था, वो निर्वाचन आयोग ही तय करता है कि कौन असली पार्टी है, कौन उनके सिंबल का उपयोग करेगा। चुनाव से संबंधित जो विवाद होते हैं, किसी ने शिकायत की कि आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन हुआ है, अभी निर्वाचन आयोग के सामने लगभग 500 के आसपास शिकायतें पहुंची थी केंद्र के पास, तो उसने 400 शिकायतों का निपटारा कर दिया, कुछ पेंडिंग है। कांग्रेस ने बीजेपी की शिकायतें की, बीजेपी ने कांग्रेस की। तो हमने सुना था ना कि किसी व्यक्तिगत एक नेता पर प्रचार से रोक दिया कि आप 48 घंटे चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। तो ये सारे कार्य किसमें माने जाते हैं, ये क्वासी जुडिशरी के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से निर्वाचन आयोग के कार्यों को हम 3 हेडिंगों के अंतर्गत लिख सकते हैं। आप इसके अलावा उनको एक साथ भी लिख सकते हैं। निर्वाचन आयोग संबंधित जो अनुच्छेद हैं उनको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर याद कर लेना। जैसे सबसे पहले हम आर्टिकल नंबर 324 की बात करते हैं, तो इसमें निर्वाचन आयोग चुनावों का सुपरविजन करेगा, डायरेक्शन करेगा, कंट्रोलिंग करेगा, ये सारी बातें इसमें दी गई हैं। फिर ऐसे ही आर्टिकल नंबर 325 में क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि कोई व्यक्ति धर्म, वंश, जाति या जेंडर के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने या उस सबसे अयोग्य नहीं हो जाएगा। यानी मतदाता सूची में किसको रखा जाएगा, वो उसका आधार जो है 325 नंबर को दिया गया।
326 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव जो है वयस्क मताधिकार पर होंगे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी सिस्टम, आपकी जाति क्या है, जेंडर क्या है, आप कहाँ रहते हो, इस आधार से कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत का नागरिक है, 18 साल की आयु पूरा कर चुका है तो उसे मत देने का अधिकार होगा। कुछ सीटें रिजर्व की जाती हैं अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए। उन सीटों को फिर उनका एक टाइम ड्यूरेशन के बाद फिर उनका रोटेशन भी किया जाता है। तो वोटर के लिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो अंग्रेजों के समय प्रणाली चलती थी कि मुस्लिमों को सिर्फ मुस्लिम मतदान कर सकते हैं। यहाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी सिस्टम का मतलब यही हो जाता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर अगला याद रखना 327, इसमें लिखा है संसद को विधायिकाओं के चुनाव संबंध में प्रावधान करने की शक्ति है। यानी वो संसद नियम बना करके, अधिनियम बना करके उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकती है। 328 में क्या लिखा है कि ऐसे विधानमंडल के लिए चुनाव संबंध में प्रावधान करना जहां राज्य विधानमंडल की शक्तियों के बारे में बताता है ना। 329 में कि चुनावी मामलों में न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। न्यायालय कहाँ हस्तक्षेप करता है? न्यायालय ने जैसे बोला ईवीएम को लेकर के, वहां पर उसने सुना दिया। प्रक्रिया कैसी होगी? प्रक्रिया को लेकर के न्यायालय कुछ नहीं कर सकता। अगर निर्वाचन आयोग के किसी सदस्य को योग्य अयोग्य कर दिया है तो वहां पर उनके हस्तक्षेप को रोकने की बातें हैं, तो ये देख लेना। इसके संबंध में एक बार क्वेश्चन आ गया था मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी से संबंधित, वो भी हम पढ़ लेते हैं। उप निर्वाचन आयुक्त, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर, ये क्या पद होता है ना। तो ये निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गए, अन्य निर्वाचन आयुक्त हो गए, या पूरे देश में निर्वाचन संबंधी कार्यों को संपादित करना है तो एक बड़े सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो इसी आधार पर वहां पर क्या बनाए जाते हैं? उप निर्वाचन आयुक्त भी बनाए जाते हैं, है ना। तो ये कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं। ये समझ लो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, इसको लेकर के प्रश्न आया था। सीईओ चीफ इलेक्शन ऑफिसर है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है ये, वो अलग हो जाता है, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। राज्य स्तर पर ये होता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी। जैसे मध्य प्रदेश में हमने नाम सुना था, अनुपम राजन जो थे वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे। तो राज्य सरकार के परामर्श से इनकी नियुक्ति की जाती है। सचिव लेवल के जो अधिकारी रहते हैं उनके द्वारा नियुक्ति की जाती है। फिर उसके बाद आता है जिला निर्वाचन अधिकारी, है ना, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर। तो जिला निर्वाचन अधिकारी ये कौन होता है? तो ये डीएम होता है। कलेक्टर जो होता है वही इसका काम करता है। कलेक्टर डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और वही डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर होता है। कभी कलेक्ट्रेट में जाओ तो लिखा रहता है कलेक्टर एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, सॉरी मुख्य नहीं, जिला निर्वाचन अधिकारी। ठीक, निर्वाचन अधिकारी आरओ, लोकसभा में आरओ जो है वो कलेक्टर होता है और विधानसभा में आरओ जो है वो एसडीएम को बना दिया जाता है। ठीक है ना, तो ऐसे करके ये चीजें चलती हैं। फिर आते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ऐसे और भी होता है। जैसे देखो, एक हो गया जिला निर्वाचन अधिकारी, वैसे ही उप जिला निर्वाचन अधिकारी भी होता है। यानी जो एडीएम लेवल रैंक का जो ऑफिसर होगा उसे उप जिला निर्वाचन अधिकारी बना दिया जाता है ना। फिर आते हैं पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहते हैं। तो ये जहां पर पोलिंग कराई जाती है वहां का मुख्य व्यक्ति है। उसके अंडर में फिर अलग होते हैं ना, P1, P2, P3, P4 करके। आप देखेंगे कि एक व्यक्ति जाता है, वो आपकी जो स्लिप है उसको लिस्ट में चेक करता है, आपका आई कार्ड देखता है। दूसरा जाता है, वो उंगली पर वहां पर निशान लगाता है, मार्किंग करता है ना, एक कंट्रोल यूनिट के पास रहता है। तो ऐसे करके तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस पोलिंग का मुख्य अधिकारी रहता है। ऐसे ही सेक्टर ऑफिसर भी बनाए जाते हैं। अब सेक्टर ऑफिसर बनाए जाते हैं, उनका काम क्या रहता है कि जो पोलिंग बूथ है, कहाँ पर पोलिंग होगी, वहां तक पहुंचने के साधन है, वहां पीने के पानी की व्यवस्था है, लाइट है, वोटर को, मतदाताओं को कोई समस्या तो नहीं आ रही है, क्योंकि अलग अलग प्रकार का मौसम रहता है, तो वो इन सब चीज़ों की व्यवस्था करते हैं। कोई ईवीएम खराब हो गई तो उनको बदलवाना तुरंत, वो सब ऐसे बहुत सारी चीज़ें, इसमें बड़ी मशीनरी लगती है। तो उन सबों पर हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग किसी मंत्रालय के अंडर में नहीं आता है। इसका अर्थ ये है कि इस पर किसी मंत्री का कोई नियंत्रण नहीं होगा, क्योंकि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाते हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाते हैं। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाएं, इसके लिए आयोग को स्वतंत्रता मिले,
तो वो स्वतंत्रता कैसे मिलेगी? संविधान में इसके लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 324 जो है उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि निष्पक्ष रहे। तो निष्पक्ष कैसे रहेगा? भाई जो निर्वाचन आयुक्त है जो चुनाव कराएंगे उन पर दबाव ना हो सरकार का। तो वो दबाव कैसे डाल सकते हैं किसी गवर्नमेंट सर्वेंट पर? आप डाल सकते हो कि हम उसका ट्रांसफर कर देंगे, उसे सस्पेंड करवा देंगे, उसे निकाल देंगे। तो निर्वाचन आयुक्त को एक बार नियुक्ति हो गई तो उसके पूरे बचे हुए कार्यकाल में किसी भी प्रकार से उसके ऊपर अलाभकारी ढंग से वेतन भत्ते परिवर्तन नहीं किए जाएंगे, कम ही नहीं कर सकते। आप उसको हटा नहीं सकते कि बस आदेश जारी कर दिया और हटा दो। कैसे हटा सकते हैं? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने वाली जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से गुजरना होगा, यानी संसद के दोनों सदनों से उसको हटवाने के लिए प्रस्ताव पास करवाओ। तो बड़े कह सकते हैं ये कठिन प्रक्रियाएं हैं, है ना। तो ये सब चीजें आती हैं, प्लस उनके जो वेतन भत्ते हैं वो सब भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, तो उसमें कमी नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ये सब बातें जो है याद रखने की। हाँ, क्षेत्रीय आयुक्त जो हुए उनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा अन्य किसी आधार पर नहीं हटा सकते हैं। तो ये भी एक तरीके से सिक्योरिटी देते हैं। लेकिन सिक्योरिटी सुरक्षा मिलने के साथ साथ कुछ परेशानियां आती हैं व्यवहार में। जैसे देखा गया है कि क्या परेशानियां आती हैं कि देखो, संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्य कैसे बनेंगे इसको लेकर के कोई भी योग्यता संबंधी पैरामीटर नहीं बताया गया, संसद के ऊपर छोड़ दिया गया था। संसद ने इसके लिए आज तक कोई कानून नहीं बनाया। अभी 2000 सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय आया था तब वो कमेटी वाली व्यवस्था की गई थी। अब यहाँ पर भी देखो हो क्या रहा है कि सुप्रीम कोर्ट यानी जुडिशरी जो है, जुडिशरी इलेक्शन कमीशन को कहती है कि इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है, इसको लेकर के व्यवस्था होना चाहिए, और जुडिशरी के लोगों की नियुक्ति कैसे की जाती है इसको लेकर के जुडिशरी बात नहीं करती। आज के समाचार पत्र में एक न्यूज थी कि एक रिट पिटीशन लगी हुई थी, जिसमें जो पिटीशन लगी थी उसमें ये कहा गया था कि न्यायपालिका में एक ही वर्ग के व्यक्तियों की भर्ती होती है। यहाँ पर जैसे दूसरी सर्विसों में जाति के आधार पर SC ST इन सब की भर्ती होती है, तो वो यहाँ पर भी की जाए। तो हाई कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया, बोल दिया कि नहीं, यहाँ ये सिस्टम नहीं है, यहाँ ये कोई सेवा नहीं है, सिविल सेवा नहीं है जिसके लिए कोई इंटरव्यू की व्यवस्था करें या हम लिखित परीक्षा की करें। अब यहीं पर क्वेश्चन उठता है कि आप अपनी सेवा को अलग मान लेते हो, ये दूसरी अन्य सेवाएं क्या अलग हो जाती हैं? आपको विशेष ट्रीटमेंट क्यों चाहिए? आपको ग्रीष्मकालीन अवकाश भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, अन्य को नहीं चाहिए, डॉक्टर को नहीं चाहिए, सेना पर जो जवान, बॉर्डर पर सीमाओं पर जो जवान है क्या उनको नहीं चाहिए? अगर वो भी इसी तरीके से स्पेशल प्रिविलेज लेने चले तो होगी देश की सुरक्षा। माननीय न्यायालय को बुरा लग सकता है, लेकिन खैर। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं कि योग्यता संबंधी कोई निश्चित पैरामीटर कोई अधिनियम के द्वारा निर्धारित नहीं किए गए, इनका स्पष्ट रूप से कार्यकाल नहीं बताया गया। एक तरफ कहा जाता है कि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष रहे, 6 साल का कार्यकाल दिया गया उसे। अब निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर अपने कार्यकाल को पूरा कर लेता है तो फिर क्या करेगा? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। MS गिल मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने। मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनने के बाद, रिटायरमेंट मिलने के बाद, ये कांग्रेस की तरफ से मंत्री बनाए गए, मिनिस्टर बने। आप जब निर्वाचन आयुक्त थे तो आपसे अपेक्षाएं की जाती हैं कि आप निष्पक्ष चुनाव करवाएं, और जब आप उस किसी दल की ओर से मंत्री बन जाते हो तो यहाँ स्पष्ट नहीं दिखाई देता है कि आपने अपना काम किया होगा तो किसी विशेष पार्टी के हित में कर रहे होंगे। ये तो निष्पक्षता नहीं थी। ये हुआ है, आप ऑन रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। MS गिल जो है खेल मंत्री भी बनाए गए थे, और इवन इन पर आरोप भी बाद में लगे थे कई सारे। उनका निधन हो गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो उनके आयोग के सदस्य के कार्यकाल को लेकर स्पष्टता नहीं है। निर्वाचन आयुक्त उनकी सेवा समाप्त हो जाती है तो बाद में फिर ऐसी चीजों पर कोई प्रतिबंध यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है ना। यानी सरकार के द्वारा ये दूसरी अन्य कोई नियुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये स्वतंत्रता, निष्पक्षता, वो सब चीजों में
रुकावट है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ निर्देश दिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की कैसे नियुक्ति की जाए। तो उन्होंने कहा था कि इसके लिए एक समिति व्यवस्था होना चाहिए। तो समिति व्यवस्था है अभी जो बनाई गई है, उसमें भारत के प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, और कहा गया था कि इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी रखा जाए। ये निर्देश थी, सलाह थी। अब यहां सर इन्होंने करंट में जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने इनको नहीं रखा, ठीक है। अब यहां ये बात भी आती है, भाई क्यों रखना है आपको, आप क्यों चाहते हो कि इन सब की नियुक्ति में, आप अपनी नियुक्ति तो कॉलेजियम वालों से करा लेते हो, आप खुद ही कोई पैरामीटर समझ नहीं आता है कि कैसे नाम फाइनल कर लेते हो। खैर यहां क्या किया, लीडर ऑफ अपोजिशन को रखा गया, न्यायाधीश को नहीं रखा गया। ठीक, चुनाव आयुक्तों को हटाने का आधार भी वही होना चाहिए जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को होता है, यानी महाभियोग जैसी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाया जा सकता है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे भी हैं वर्तमान में जो निर्वाचन आयोग के साथ जुड़े हुए हैं, इन पर निबंध भी आ सकता है, इन पर आलोचनात्मक लिखने को भी आ सकता है मुख्य परीक्षा में, है ना। जैसे पहला मुद्दा तो यही आ जाता है कि निर्वाचन आयोग के ऊपर राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप लगते हैं समय समय पर, अभी नहीं पहले से भी लगते रहे कि निर्वाचन आयोग के ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं कि ये सत्ता पक्ष के लिए काम करता है, उनके दबाव में काम करता है। कैसे, जैसे हाल फिलहाल का आप उदाहरण देख लो, ये आरोप लगे निर्वाचन आयोग पर कि इन्होंने जो 7 चरणों में चुनाव कराए, तो 7 चरणों में यहाँ हमें देखने को मिला कि जहां पर रूलिंग पार्टी की स्थिति कमजोर थी वहां के चुनाव उन्होंने एक साथ कराए, पहले कराए, और जहां रूलिंग पार्टी मजबूत स्थिति थी वहां के चुनाव उन्होंने बाद में कराए, थोड़े थोड़े कराए। जैसे मध्य प्रदेश में कई चरणों में चुनाव हुए, यूपी में कई चरणों में चुनाव हुए। तो ये आरोप लगते हैं कि राजनीतिक हस्तक्षेप किया जाता है, यानी निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता, उनकी स्वतंत्रता को प्रभावित किया जाता है। जैसे MS गिल का उदाहरण था कि रिटायरमेंट के बाद आपको चुनाव के द्वारा मंत्री पद दे दिया जाता है, या पहले से सेटलमेंट कर दिया गया होगा कि मेरे पेपर में काम कर दो, हम आगे चल के मंत्री बना देंगे। वर्तमान में भी किया जा सकता है। तो ऐसे राजनीतिक हस्तक्षेप जो हैं वो आरोप लगते हैं, उनको खत्म करना चाहिए, मिनिमम कर देना चाहिए। अब बात आती है कि निर्वाचन आयोग के पास सीमित शक्तियां, फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर वो कराना भी चाहे, जैसे TN शेषन जो थे, TN शेषन जब निर्वाचन आयुक्त बने, वह व्यक्ति बहुत ईमानदार था, मतलब वो वाला कट्टर ईमानदार नहीं, वास्तव में जिसे ईमानदार कहते हैं वैसा था, ऑनेस्ट था। तो उस व्यक्ति ने निर्वाचन आयोग के पास कितनी शक्तियां हैं सीमित अधिकारों के साथ ही प्रूव कर दिया था। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं उसने कर दिया था। उसने देखा था कि पश्चिम बंगाल में जो काफी हिंसा होती थी, काफी धांधलियां होती थी, तो वहां उसने चुनाव कराने से ही मना कर दिया था। बोला आप धांधली कर लो, हिंसा कर लो, हम आपके यहाँ चुनाव ही नहीं कराएंगे। तो सरकार, राज्य सरकार निर्णय कर वो निवेदन करती थी चुनाव कराओ, मना करते था, बोला मेरी शर्तों पर चुनाव होंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सीमित शक्तियां हैं, उसको जो दोषी व्यक्ति हैं उसको दंडित करने का अधिकार जो है वो सीमित रहता है, वो अपने नियमों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित नहीं कर पाता है, क्योंकि जो भी नियम है, जो भी कानून है, उनके क्रियान्वयन के लिए निर्वाचन आयोग के पास अपनी कोई अलग से व्यवस्था नहीं है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार के कर्मचारियों के माध्यम से ही उसे यह कार्य करना पड़ता है। तो चूंकि ड्यूरिंग इलेक्शन के बाद तो केंद्र और राज्य सरकार के अधीन ही वो लोग काम करेंगे, इसलिए उनके ऊपर भय होता है कि अगर उन्होंने सत्ता पक्ष के विरुद्ध काम किया तो उन्हें पनिशमेंट किया जा सकता है, चाहे उनका ट्रांसफर के नाम से हो, चाहे सस्पेंशन के नाम से हो। तो ये बाधाएं उत्पन्न करते हैं। चुनावों में धोखाधड़ी, कदाचार, ये सब चीजें देखने को मिलती है ना। धमकाने की कोशिश की जाती है, मतदाताओं को डराया गया, धमकाया गया, वोट नहीं डालने दिए, बम फोड़ दिए। पश्चिम बंगाल में तो ये सामान्य सी घटना हो जाती है। तो अब ऐसी चीजों पर क्या शिकायत करें? शिकायत की गई है तो उसका निराकरण कैसा किया है, ऐसे आरोप लगते हैं। चुनावों में हिंसा बड़े स्तर पर होती है ना। पहले तो जो पेटियां होती थी तो उन पेटियों को ले करके कभी तालाब में डाल दिया, कभी कुएं में डाल दिया, या उसमें स्याही डाल दी, बैलेट पेपर खराब हो गए।
अभी हमने देखा था एक कोई विधायक महोदय थे, उन्होंने कंट्रोल यूनिट ही तोड़ दी थी, ईवीएम मशीन को ही तोड़ दिया था। तो ये सब चीज़ें जो रहती हैं बढ़ती जा रही हैं, तो इनको रोकना एक चुनौती है ना। ऐसे ही ईवीएम को लेकर लगाए जाने वाले जो आरोप हैं, ईवीएम हैक हो जाती है, ईवीएम बदल दी जाती है, वो सब चीज़ें। हालांकि इस बार अब ये मुद्दा ठंडा हो गया है, मगर आगे चल करके फिर ऐसी चीज़ें होंगी। दुष्प्रचार किया जाता है, ये दुष्प्रचार ही है, फर्जी समाचार ही, तो वो सब उनको रोकना। हमने ऐसे वीडियो देखे थे आजकल एआई के दौर में कि फोटो लगी है, ऑडियो भी लगा है और कुछ भी बोला जा रहा है, आपस में दंगे कराने का, लड़ाने का, वो सब चीज़ें की जा रही है। तो ये चुनौतियाँ, ये समूह की परीक्षा संबंधित बातें आ जाती हैं। चुनाव सुधार संबंधित चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, यानी इलेक्शन रिफॉर्म्स अभी तक क्या किए गए। जैसे पहले वोट डालने के लिए सिर्फ पर्ची होती थी, आईडी नहीं लगती थी। अब फिर ये निर्वाचन आयोग अपना वोटर कार्ड बनाने लगा, जिनके पास नहीं है उनको दूसरे अन्य 8 अलग अलग प्रकार के दस्तावेज वो सब दिए गए, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो इसके आगे की चर्चा हम करेंगे अगली क्लास में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका कोई डाउट है तो वो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, तो उसको हम अगली क्लास में दे देंगे। तो आज के लिए इतना।